कांच की रानी, परछाई और चांद का श्राप। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं और रोमांचक और रहस्यमय कहानियां लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करवाएं। चलिए आज की एक और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है कांच की रानी, परछाई और चांद का श्राप। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर राज्य था, स्वनगढ़। यहाँ के लोग सुखी थे, पर इस राज्य की सीमा के पार एक गहरा रहस्यमय जंगल था, जिसे अंधकुंज कहा जाता था। इस जंगल में प्रवेश करना मना था। कहा जाता था कि वहां कांच की रानी का श्राप है, जो सदियों से अपने महल में कैद है। राज्य की राजकुमारी आर्या साहसी और बुद्धिमान थी। उसने बचपन से अंधकुंज के बारे में कहानियां सुनी थी, पर कभी यकीन नहीं किया। पर एक रात उसने एक सपना देखा। एक कांच की आंखों वाली औरत ने उसे पुकारा, मुझे मुक्त करो वरना तुम्हारा राज्य राख हो जाएगा। आर्या ने राजा से पूछा कि जंगल में ऐसा क्या है, पर राजा ने चुप्पी साध ली। उसी रात आर्या ने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। अंधकुंज में घना कोहरा और सन्नाटा था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने चेताया, रानी को जगाओगी तो उसकी सच्चाई तुम्हें तोड़ देगी। पर आर्या झुकी नहीं और ना ही डरी। वो जंगल के बीच एक विशाल कांच का महल देखा और उसके अंदर चली गई। उसमें घुसते ही उसकी परछाई अलग हो जाती है और जीवित होकर बोलने लगती है, जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो छिपा है वो तुम्हारा भविष्य है। महल के बीचों बीच एक सिंहासन था, जिस पर बैठी थी कांच की रानी, सुंदर, ठंडी, पर उसकी आंखों में आंसू जमे हुए थे। उसने आर्या को देखा और मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसे इस राज्य ने धोखा देकर कांच में बदल दिया। आर्या चौंक गई। उसकी माँ तो जन्म के तुरंत बाद ही मर चुकी थी। रानी ने सच्चाई बताई। रानी ने कहा, तेरे पिता ने मुझे इस जंगल में बंद कर दिया क्योंकि मैं एक सामान्य स्त्री नहीं बल्कि चंद्रलोक की अप्सरा थी। मैं प्रेमवश धरती पर आई थी, पर जब राजा को मेरा रहस्य पता चला, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब आर्या के पास दो रास्ते थे, या तो वो श्राप को तोड़ के अपनी माँ को उस जगह से मुक्त कर दे, या फिर राजा की सच्चाई को छुपाए रखे। उसने कांच की रानी के आंसू जमे हुए देखे और कहा, सच चाहे जितना कड़वा हो, पर माँ की पीड़ा झूठ नहीं बोल सकती। जैसे ही उसने रानी को गले लगाया, कांच टूटने लगा, महल दरकराने लगा और जंगल जलने लगा। अंत में आर्या बच निकली, पर उसके बाल अब चांदी जैसे हो गए थे और उसकी आंखें कांच जैसी चमकने लगी थी। वो अब खुद नई कांच की रानी बन चुकी थी, पर श्राप नहीं था बल्कि न्याय की देवी बन चुकी थी। स्वनगढ़ अब एक नया युग देख रहा था, जहां सच को दबाया नहीं जाता और रहस्य सिर्फ डर नहीं बलवान भी होता है, कुंजी जैसा। स्वनगढ़ अब बदल चुका था। आर्या, जो अब कांच की रानी थी, राजगद्दी पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी, जैसे वह हर सच को छू सकती हो। परंतु जंगल से लौटते समय कुछ उसके साथ हुआ और कुछ साथ आ गई उसके साथ परछाइयाँ।
यह परछाइयां जब जीवित हो चुकी थी, वह रात होते ही आर्य के सामने आती और आर्य से कहती, तू रानी है, पर मैं वो हूँ जो तुझे बना सकती है या फिर मिटा सकती है। आर्य ने दरबार में सब कुछ ठीक कराया, राज्य को न्याय दिलाया, पर हर रात वो परछाई उसका पीछा करती रहती थी और पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। एक रात जब चांद पूरा था, परछाई ने आर्या से कहा, अगर तू सच में रानी है तो मुझे पराजित कर, नहीं तो मैं वो करूंगी जो तेरे पिता ने तेरी माँ के साथ किया था। आर्या ने जंगल के महल में खंडरों में जाकर उस जगह को खुदवाया और जहाँ कांच की रानी का सिंहासन था, वहाँ एक रहस्यमयी नीला पत्थर मिला जो चंद्रलोक की शक्ति से बना था और उसी पत्थर में उसकी माँ की आत्मा भी बंद थी। जैसे ही पत्थर को छुआ गया, पूरी धरती कांपने लगी। तभी सामने आई परछाई। अब वह सिर्फ काली परछाई नहीं बल्कि आर्या के ही जैसे एक और शरीर बन चुका था और उसने आर्या से कहा, मैं वो हूँ जो तुमने त्यागा। अपनी महत्वाकांक्षी और अपनी क्रूरता, अपनी शक्ति का लालच की वजह से मैं तुम्हारी छिपी हुई आत्मा हूँ। अब आर्य को समझ आ चुका था कि उसकी असली लड़ाई किसी राक्षस से नहीं बल्कि खुद से ही है। महल के टूटे हिस्से में चंद्रलोक की ऊर्जा जागी। माँ की आत्मा प्रकट हुई और आर्या से बोली, बेटी, अगर तुम अपनी परछाई को अपनाओगी, उसे गले लगाओगी तो तुम दोनों पूर्ण बन जाओगी। आर्या ने भय के बावजूद अपनी परछाई को गले लगाया। वही क्षण निर्णय हुआ कि दोनों शरीर एक हो गए। अब न कोई परछाई थी और ना ही कोई डर था। आर्या अब सिर्फ कांच की रानी नहीं बल्कि चंद्र रक्षा बन चुकी थी और दोनों लोगों की रक्षा कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राजमहल की तलहटी में एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा हुआ था, जिस दिन चंद्र रक्षा जागेगी एक और दरवाज़ा खुलेगा जो सत्य से भी पार है। और उसी क्षण महल की नींव में एक काली सीढ़ी प्रकट हुई, नीचे जाती हुई, जैसे किसी दूसरे लोक की ओर वो आर्या को लेके जा रही हो। महल की नींव में प्रकट होते ही प्रकट हुई काली सीढ़ी रहस्यमयी धुंध से घिरी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह सीढ़ी धरती के नीचे नहीं बल्कि किसी अन्य लोक की ओर जा रही थी। चंद्र रक्षा, जो कि पूर्व आर्या थी, उसने निर्णय लिया कि इस रहस्य में छिपे हटने वाला अब कोई भी नहीं है बल्कि विकल्प उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब अकेले ही उस सीढ़ी के नीचे जाते हुए आर्या भी उस सीढ़ी से उतरने लगी। हर कदम पर वातावरण और गहरा और अजीब होता जा रहा था, जैसे समय धीमा सा होता जा रहा हो। अंत में वह एक विशाल द्वार के सामने पहुंची। द्वार पूरे तरीके काले पत्थर से बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, स्वप्नों और परछाइयों का लोक, छाया लोक। द्वार खुलते ही एक ठंडी हवा आर्या को छूकर चारों ओर से घूमने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब उसकी आंखें खुली, वह एक बिल्कुल अलग संसार में पहुंच चुकी थी। आकाश में कोई तारा नहीं था, सिर्फ चंद्रमा की एक टूटी हुई परछाई सी दिख रही थी। यहाँ की भूमि राख जैसी थी और हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। यह था छाया लोक, वह लोक जहाँ अधूरे सपने, टूटे वादे और छुपी हुई सच जीवित रहता था। वहाँ उसे मिला एक लड़का जिसका नाम था कियान, जो कि पिछले 100 वर्षों से वहाँ फंसा हुआ था। और उसने आर्या को देखते ही उसने आर्या को बताया, यह लोक हर उस आत्मा को बुलाता है जिसने सत्य को छुआ पर स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा यहाँ आना तय था।
चंद्र रक्षा। आर्या ने जाना कि छायालोक में समय स्थिर होता है, जो अंदर आता है उसका अतीत सामने जीवित हो उठता है। अगली रात आर्या के सामने उसके पिता प्रकट हुए, ज्यों का त्यों, जैसे मृत्यु कभी हुई ही नहीं थी उनकी। और उसने कहा, मैंने तुम्हारी माँ को बंद किया क्योंकि मैं भयभीत था। उसकी शक्ति ने मुझे अपने अधीन कर दिया था, पर अब यह स्वीकारतों को अपने मन में दृढ़ पैदा करने लगी थी। अब आर्या के सामने 3 द्वार खुलने लगे। पहला द्वार उसकी माँ का जीवन, जहाँ वह चंद्रलोक लौटकर देवी बन सकती थी। दूसरा द्वार उसका वर्तमान, जहाँ वह स्वर्णगढ़ की रानी बन चुकी थी। और तीसरा द्वार परछाई का पूर्ण समर्पण, वह छायालोक की रक्षक बनकर अन्य खोई हुई आत्माओं को मुक्ति दे सकती थी, पर खुद कभी वापस लौटकर नहीं जा सकती थी। तीनों द्वार चमक रहे थे और समय सीमित था। कियान ने चेतावनी दी, एक बार चुनाव हो गया तो पीछे लौटना असंभव होगा। आर्या ने गहरी सांस ली और उसने वह चुना जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने चौथा रास्ता चुना। चौथा रास्ता उसने अपने चंद्रलोक के पत्थर और कांच के अंशों को एक नया द्वार गढ़ा, जिसका नाम उसने रखा सत्यलोक, जो छायालोक और धरती के बीच पुल बना सकता था। और जैसे ही वह एक नया द्वार से गुजरी, छायालोक कांप उठा, परछाइयां रोने लगी, क्योंकि अब उन्हें नया प्रकाश मिल रहा था। आर्या अब सिर्फ चंद्र रक्षा नहीं, बल्कि वह लोक संधानी भी बन चुकी थी, जो सत्य, छाया और प्रकाश को एक कर सकती थी। लेकिन अंतिम सत्य अभी भी शेष है। छायालोक का असली स्वामी, जो अब तक छिपा हुआ था, जाग चुका था और उसने कहा, तूने नियम तोड़ा है, अब तू मेरी शिकार बन चुकी है चंद्ररक्षा। जब आर्या अब लोक संकाधिनका में एक सत्यलोक का द्वार बनाया और छायालोक में संतुलन बिगड़ने लगा, वह लोक जो सदियों से अंधकार में था अब रोशनी महसूस करने लगा और इस रोशनी में वह जाग उठा। छायालोक का स्वामी, अंधकार नायक, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वह उन सभी छायाओं को डर और झूठ का राजा था, जिसने इंसानों ने अपने जीवन में खदेड़ दिया हो। उनकी आंखें नहीं थी, बस खालीपन था। उनकी आवाज़ गूंजती थी जैसे कोई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तूने लोगों को नियम तोड़ा है आर्या, अब जगना शुरू हो जा। अब मैं तुझे निगलूंगा और तेरी रोशनी को अपनी छाया बना लूंगा। छायालोक की भूमि दरकराने लगी और कियान, जो वर्षों से बंदी था, भाग खड़ा हुआ। आर्या अकेली खड़ी थी और उसके पास था बस एक उसका कांच का दिल और चंद्रशीला, यानी कि उसकी माँ की शक्ति। अंधकार नायक ने एक विशाल छाया पक्षी का रूप धारण किया और आर्या पर हमला कर दिया। पर आर्या अब कोई नारी मात्र नहीं थी, वह तीनों लोकों की शक्ति उसके अंदर आ चुकी थी। उसने अपने कांच के दिल से एक रोशनी निकाली, स्मृति ज्योति, जिसने अंधकार नायक के भीतर छिपी हुई सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। तो और तब सामने आते ही सामने आया वो रहस्य जो किसी को भी नहीं पता था। वो रहस्य था, अंधकार नायक कोई और नहीं बल्कि खुद राजा ही था, आर्य का पिता, जिसने अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से को वर्षों पहले छायालोक में बंद कर दिया था। अब वह हिस्सा अब स्वयं में एक राक्षस बन चुका था, जिसका नाम रखा गया था अंधनायक। और उन्होंने बोला, मैंने तुझसे माँ छीनी। वह कांपती आवाज में बोलने लगा, अब तू मुझसे छायालोक छीन रही है? तुझे लगता है तो मुझसे छायालोक छीन लेगी?
आर्या की आंखों में आंसू आने लगे, पर अब कोई द्वेष नहीं था। उसने अंधकार नायक को गले लगाया। जैसे उसने अपनी परछाई को अपनाया, तभी पूरा छायालोक रोशनी से भर उठा। छाया अंधनायक चीखा और उसकी काली छाया चंद्रधूल में बदल गई और उड़ने लगी। छाया की माँ और आर्या की माँ की आत्मा प्रकट हुई और आर्या से बोली, बेटी, तूने वो कर दिखाया जो कोई देवी भी नहीं कर सकती, और अंधेरे को हराया और अपना लिया। छायालोक और सत्यलोक अब एक हो चुके थे। आर्या लोक संधानिक जब अब तीनों लोकों की रक्षक बन चुकी थी। धरती को न्याय देती, चंद्रलोक से शक्ति लेती और छायालोक को आश्रय बनाकर आत्माओं को शांति देती थी। पर अंत में एक रहस्य फिर भी बच गया, एक पुरानी भविष्यवाणी जो अब तक जाग गई है। वो भविष्यवाणी है, जब छाया और प्रकाश मिल जाएंगे तब एक नया लोक जन्म लेगा, जिसका नाम होगा स्वर्गलोक, जहाँ कल्पनाएं हकीकत बनेंगी और हकीकत टूटने लगेगी। इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अंधेरे से भागो मत, उसे समझो। आर्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर डर, परछाई और कमजोरियों की जैसे छिपा हुआ है, लेकिन उससे भागने या उसे दबाने की बजाय जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम पूर्ण और शक्तिशाली बन जाते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाइएगा, हर हर महादेव।